ईशान उस घर से बाहर आया। प्रोफेसर कपूर उसे छोड़ने के लिए उसकी गाड़ी तक आए। ईशान, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और दुर्भाग्य यह है कि तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम भी शायद इस खेल में फंस चुके हो। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी जरूर करूँगा, लेकिन सच कहूँ तो इस खेल से बच भी गए तो केवल मौत से बच पाओगे, फिर भी हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने मेरे परदादा की हालत देखी ही है। वे जिंदा तो बचे, मगर उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई और किसी को नहीं पता कि वे और कितने साल या कितनी पीढ़ियां ऐसे ही जीवित रहेंगे। खैर, ऑल द बेस्ट। प्रोफेसर कपूर चुप हो गए। ईशान गाड़ी में बैठा और वापस पवई की ओर रवाना हो गया। उसका यहाँ आना पूरी तरह बेकार नहीं गया था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि कपूर के कहे अनुसार इस खेल में जीतना नामुमकिन था और अगर वह किसी तरह बच भी गया तो आगे उसका इंतजार कर रही थी एक कभी खत्म न होने वाली जिंदगी। ईशान फार्म हाउस पर पहुंचा। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसने लैपटॉप खोला और मोबाइल में खींची डायरी की तस्वीरें स्क्रीन पर देखने लगा। फिर उसने सब कुछ ध्यान से पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह के 5 बज गए और आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह 10 बजे वह उठा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे आज मुंबई घर जाना था। अगर उसकी हालत अर्जुन जैसी हो गई तो घर वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। ईशान ने नहा धोकर नाश्ता किया और गणपत को बताया कि वह मुंबई जा रहा है और 3 दिन बाद लौटेगा। उसने ट्रेन से जाने के बजाय अर्जुन की कार ली और मुंबई के लिए रवाना हो गया। 2.5 घंटे का सफर तय कर वह घर पहुंचा। माँ बाप को देखकर उसे बहुत सुकून मिला। उन्होंने उसके सिर पर रखी टोपी बदलने के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई बहाना बना दिया। अर्जुन की याद में वे दोनों अभी भी दुखी थे, लेकिन ईशान को देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई। अगले 2 दिन ईशान ने अपने माता पिता के साथ अच्छा वक्त बिताया। यहाँ तक कि उसने संजना से भी फोन पर लंबी बातें की। ये सुखद पल उसने अपने दिल के किसी कोने में सहज कर रख लिए, क्योंकि 6 दिनों की समय सीमा अब खत्म होने वाली थी और आगे उसका इंतजार कर रही थी एक भयावह और पीड़ादायक मौत। 3 दिन खुशी खुशी बीत गए। आज शाम को ईशान को फिर से पवई लौटना था। ईशान, अगर कुछ और दिन रुक जाता तो अच्छा होता, उसके पिता ने कहा। नहीं पापा, आज तो जाना ही पड़ेगा। मेरी थीसिस के लिए पवई जैसी शांत जगह चाहिए। ईशान ने कोई बहाना बना दिया। कोई बात नहीं, जाने दो इसे। अब यह छोटा बच्चा नहीं रहा कि हम डांटेंगे और यह हमारी बात मान जाएगा, माँ बोली। हाँ, ये भी सही है। बचपन में तू मुझसे बहुत डरता था, लेकिन मैं तो तेरे भले के लिए ही बोलता था, पिता बोले। कुछ देर और बातें हुई। फिर दोपहर 3 बजे ईशान अपने कमरे में आकर बैग पैक करने लगा। उसके दिमाग में पिछले 3 दिनों की खूबसूरत यादें घूम रही थी। उसे अभी अभी माता पिता के साथ हुई बातचीत याद आई और तभी वह अचानक ठिठक गया। उस बातचीत में कहे गए एक वाक्य ने उसे कुछ बड़ा समझा दिया था। उसने झटपट लैपटॉप खोला। उसने मोबाइल में ली गई डायरी की तस्वीरें सेव की थी। वह उन्हें देखने लगा। एक पेज पर नजर पड़ते ही वह वहीं रुक गया। उसे एक बेहद अहम बात समझ में आ गई थी और वही चीज अब उसे इस संकट से बाहर निकाल सकती थी। उसने फौरन अपना सामान बैग में डाला। फिर मोबाइल पर मुंबई की इंटरनेशनल लाइब्रेरी का पता खोजा। घर से निकलने से पहले उसने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और जाने लगा। गाड़ी स्टार्ट कर वह नरीमन पॉइंट पहुंचा। वहीं इंटरनेशनल लाइब्रेरी थी। गाड़ी पार्क कर वह अंदर गया। यहाँ कोरियन स्क्रिप्चर किस सेक्शन में मिलेंगे? उसने लाइब्रेरियन से पूछा।
दूसरी मंजिल। सेक्शन नंबर 3। लाइब्रेरियन ने कहा। वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा और उसने काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार वह किताब खोज ली जो उसे चाहिए थी। किताब लेकर वह नीचे आया, लाइब्रेरी की फीस और बाकी औपचारिकताएं पूरी की, फिर उसे बैग में रखा और गाड़ी लेकर सीधे पवई की ओर निकल पड़ा। उसकी नजर सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। जो उसे समझ में आया था वह शायद प्रोफेसर कपूर को भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं चिंता थी कि आगे क्या होगा। वाशी टोल नाका पार करने के बाद उसने गाड़ी वाशी और सानपाड़ा की ओर मोड़ ली। एक फ्लेक्स प्रिंटिंग की दुकान के पास आकर उसने गाड़ी किनारे रोकी, बैग से किताब निकाली और एक तयशुदा दुकान में चला गया। आधा घंटा बाद वह एक पावती हाथ में लिए बाहर आया। किताब अब भी उसके पास थी। वह पास के एटीएम में गया, 15,000 रुपए नकद निकाले और फिर मोबाइल पर कुछ सर्च करता हुआ सानपाड़ा लिंक रोड पर पहुंचा। वहां एक मॉल के अंदर वह चला गया। एक पर्दे से ढकी दुकान में वह घुसा और वहां करीब 1 से 2 घंटे बिताने के बाद बाहर आया। उसके सीने में हल्की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। गाड़ी में बैठकर वह पवई की ओर रवाना हो गया। रात 9:30 बजे वह फार्म हाउस पहुंचा। गेट के पास हॉर्न बजाते ही गणपत दौड़कर आया और गेट खोला। ईशान ने गाड़ी अंदर ली, बैग उठाया और चुपचाप अंदर चला गया। गणपत पानी लेकर आया, लेकिन ईशान ने कुछ नहीं कहा। काका, ये 8,000 रुपए रखो और सुबह की गाड़ी से 1 हफ्ते के लिए गांव चले जाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं। बस बहुत दिन हो गए तुम गांव नहीं गए। अपने नाती पोतों के साथ कुछ समय बिताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है साहब, लेकिन फिर आपका खाना पीना? मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। आज खाना खाओगे? नहीं, मैंने बाहर ही खा लिया। ठीक है साहब। ईशान अपने कमरे में चला गया, कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और बैग से वह किताब निकाली। पास में कोरियन डिक्शनरी रखी और किताब के पन्ने पलटने लगा। वह पूरी 300 पन्नों की किताब नहीं पढ़ना चाहता था, बस जरूरी बातें निकालनी थी। करीब 2 घंटे लगे। रात 10:30 बजे काम पूरा हुआ। डायरी में लिखे नोट्स पढ़ते ही उसके मन में आत्मविश्वास आने लगा। डायरी के पन्ने के ऊपर उसने एक अजीब सा चिन्ह भी बना दिया था। फिर वह बिस्तर पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। मध्यरात्रि। अचानक उसकी जीभ पर किसी मीठी चीज का स्वाद महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। साहब, आपने कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, तो मैंने सोचा आपको सोते हुए ही चम्मच से थोड़ी चाय पिला दूं। गणपत के चेहरे पर अजीब, भयानक भाव थे। ईशान घबरा गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए गुस्से में चिल्लाया, तू पागल है क्या? तू अंदर कैसे आया? ईशान झटके से बिस्तर से उठा। साहब, चाय पी लीजिए, विनती करता हूँ। गणपत अजीब तरह से गिड़गिड़ा रहा था। मुझे नहीं चाहिए। ईशान ने पास के जग से पानी लिया, मुंह में डालकर कुल्ला किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। साहब, प्लीज चाय पी लीजिए। इस बार गणपत की आवाज बदल गई थी। चेहरा ठंडा और भावशून्य हो गया था। ईशान भय से कांपने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। ई क्रो पप्पत्रू कत्ततत्सा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें भी हमेशा के लिए गुलाम बना देगा। उसे सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो,
गणपत विकृत हंसी के साथ ईशान की ओर देखते हुए चिल्ला रहा था। मतलब तुम? ईशान के मुंह से बस इतना ही निकला। हाँ, मैं उसका गुलाम हूँ। अर्जुन की जो हालत हुई वही हालत तुम्हारी भी होगी। गणपत की आवाज डरावनी हो गई थी। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। तुम्हें मेरे हाथ से खाना पीना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे सजा देगा। गणपत फिर से चिल्लाया और ईशान की ओर झपटने ही वाला था कि तभी ईशान की नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी, जिसमें उसने कल कुछ लिखा था। जैसे ही उसने डायरी हाथ में ली और वह पन्ना खोला, गणपत अचानक पीछे हट गया। साहब, मैं यहाँ कैसे आया? अब गणपत की आवाज फिर से सामान्य हो गई थी। ईशान पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माफ करे साहब, लेकिन मुझे नींद में चलने की आदत है कभी कभी, गणपत ने कहा। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी नींद खराब हो गई, कहते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा, ईशान को एक घिनौना दृश्य दिखाई दिया। गणपत की पीठ पर अनगिनत छोटे छोटे फोड़े उभर आए थे और धीरे धीरे वे पूरे शरीर पर फैल रहे थे। उसके सिर के बाल भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। लेकिन गणपत को इस बात का कोई एहसास ही नहीं था, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर से ईशान की ओर देखा और यह देखकर ईशान का दिल बैठ गया। अब उसका पूरा शरीर उन भयानक फोड़ों से भर चुका था। उसके शरीर पर अब कोई कपड़ा भी नजर नहीं आ रहा था, मानो उसकी असली शक्ल अब सामने आ रही हो। लेकिन वह फिर भी बिल्कुल सामान्य तरीके से बोल रहा था। साहब, क्या मैं सच में गांव चला जाऊं? मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ईशान ने सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि वह भयानक मंजर देखकर उसकी जुबान ही बंद हो गई थी। गणपत बाहर चला गया। ईशान डरते डरते दरवाजे के पास गया और जाते हुए गणपत को देखा और उसका दिल दहल उठा, क्योंकि अब गणपत का पूरा शरीर उस भयानक रूप में बदल चुका था। ईशान ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन उसके शरीर पर बालों को छोड़कर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे उसे कुछ चीजों का एहसास होने लगा। गणपत भी उन गुलाम बनी हुई आत्माओं में से एक है। जो खाना पीना वह मुझे दे रहा था, उसमें जरूर कुछ मिला हुआ था, जिससे मेरी सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही थी। और जैसे ही मैंने उसे गांव जाने के लिए कहा, वैसे ही उसका असली रूप दिखने लगा। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? ईशान को अब धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी थी। घड़ी में 4:30 बज रहे थे। ईशान फिर से सो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने डायरी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। समय का पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक कमरे में बहुत ठंड लगने लगी। धीरे धीरे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आने लगी। ईशान ने धीरे से आंखें खोली और वह घबराकर उठकर बैठ गया। और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, क्योंकि वह अब कमरे में अकेला नहीं था। कमरा घिनौने, शरीर पर फोड़े से भरे हुए असंख्य डरावने इंसानों से भर चुका था। कमरे की दीवारें, छत, सब जगह वे घिनौने शरीर चिपके हुए थे। कुछ दीवारों से लटके थे तो कुछ उल्टे होकर छत से लटक रहे थे। ईशान की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। प्रकाशास दृढ़ श्वो, उन सभी ने मिलकर बुदबुदाना शुरू कर दिया। तेरी मौत करीब है, तू भी हम में से एक बन जाएगा, हमेशा के लिए।
धीरे धीरे उनकी आवाजें तेज होती गई। ईशान के कान सुन्न हो गए। वह चीख पड़ा और कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, और अगले ही पल वह हड़बड़ाकर जाग गया। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। लोग सपने देखते हैं, लेकिन मैंने तो सपने के अंदर सपना देखा, वो भी इतना असली कि सच लगे। वह उठा और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कमरे में सब कुछ सामान्य था। उसने डायरी उठाई और कमरे से बाहर आया। नीचे आकर उसने पूरे घर को देखा। घर में कोई नहीं था। गणपत, यानी जो भी वह था, शायद जा चुका है। ईशान के मुंह से यह शब्द निकले, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे पर कुछ गीला और चिपचिपा गिरा। उसने ऊपर देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। डर से उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वह दृश्य विकृत और भयावह था। गणपत का कमर के नीचे का शरीर उन फोड़ों से भरा हुआ और पूरी तरह नग्न था, जबकि ऊपर का शरीर पूरी तरह सामान्य था। वह छत से उल्टा चिपका हुआ था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। सा, हा, ब, ल ल ल ल। वह अजीब तरह से आंखें घुमा रहा था। उसके मुंह से अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। ईशान को उबकाई आ गई और वह तेजी से वापस ऊपर भागा। रात में उसकी समय सीमा खत्म होने वाली थी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह सब डायरी में लिखे शब्दों की वजह से हो रहा है, और वह अब सही रास्ते पर है। उसने जेब से एक पावती निकाली और नंबर डायल किया। हेलो, मैं ईशान सरपोतदार बोल रहा हूँ। रिसीट नंबर 2121। साहब, आपने जो कहा था वह काम पूरा हो गया है। आपको खुद आकर डिलीवरी लेनी होगी, सामने वाले ने कहा। ठीक है, मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ। ईशान ने फोन रखा।